हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी इंडेक्स के अंदर काम करते हैं, मान लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग दूसरे चार्ट को फॉलो करना। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, या फिर निफ्टी का हो गया, या फिर सेंसेक्स का हो गया। नॉर्मली देखा जाए तो अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करें तो दूसरे चार्ट वगैरह को हमें देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बैंक निफ्टी का चार्ट इनफ होता है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम मार्केट के अंदर कोई लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे या फिर कोई सेटअप बनाएंगे, तो कभी भी हमारे अपने प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को नहीं देखना चाहिए कि हम मार्केट को देखकर कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर हम जब मार्केट में अपना कोई सेटअप बनाते हैं तो कैसे सेटअप बना लेते हैं, या फिर कैसे कैंडल वगैरह को देखते हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग मार्केट क्या होता है, एक क्राउड वर्क की तरह होता है। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ लोग बाइंग करें, कुछ लोग सेलिंग करें, किसी का पैसा किसी को जा रहा है, किसी का पैसा किसी को जा रहा है, ऐसा मार्केट के अंदर होता रहता है। अब जब भी हम मार्केट के अंदर यहाँ पे मान लेते हैं हमें कोई लॉजिक फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या लॉजिक मार्केट लगा सकता है, हमें कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखना चाहिए कि आपने कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा था, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में अब आपको तो बाय करना चाहिए। अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से, इस लॉजिक से काम करोगे तो मार्केट के अंदर आपका जो सेटअप है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि दूसरे लोग मार्केट को देखकर क्या सोच रहे होंगे। जब यहाँ पे इस प्रकार का मोमेंटम आया होगा तब दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपको किस प्रकार मार्केट के अंदर कोई सेटअप या फिर लॉजिक लगाना है। तो इसी तरह से हम उसके ऊपर बात करते हैं कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करें तो आपको दूसरा चार्ट देखना या नहीं देखना वो आपकी सोच पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आपने आज की डेट में देखा होगा कि जो बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेडर काम कर रहा होता है वो नॉर्मली क्या होता है, निफ्टी का चार्ट देख ही रहा होता है। अगर कोई निफ्टी में काम कर रहा है तो वो सेंसेक्स का चार्ट नॉर्मली देख ही रहा होता है। तो अगर दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं कि दोनों चार्ट एक साथ देख रहे हैं, तो हमें जो साइकोलॉजी बनाना है, जो सेटअप बनाना है, वो इसी तरीके से बनाना है कि हमें दोनों चार्ट को देखना ही पड़ेगा। अगर मान लेते कोई ऐसी कंडीशन होती कि दूसरे लोग दूसरे चार्ट को देख ही नहीं रहे, कि केवल बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर काम करें, उस कंडीशन में हमें निफ्टी के चार्ट को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है, जो आप लिख कर भी रख सकते हो, कि हमें कोई भी अगर सेटअप बनाना है, कोई भी मार्केट के अंदर लॉजिक लगाना है, तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं लगाना है। हमेशा ये देखो कि दूसरे लोग इस प्रकार जब मार्केट ने मोमेंटम किया होगा, इस प्रकार का जब ब्रेकआउट हुआ होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा, वो क्या सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप और लॉजिक मार्केट के अंदर लगेगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 में काफ़ी तेज़ी का अपसाइड का मोमेंटम हुआ। तो ऐसा अपसाइड का मोमेंटम देखकर जब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी छोटा मोमेंटम नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, किस प्रकार उनका साइकोलॉजी मार्केट के अंदर चल रहा होगा। निफ्टी 50 ने काफ़ी तेजी का मोमेंटम किया अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार का उसका प्राइस लेवल है, जिस प्रकार का उसका प्राइस है, और यहाँ पे आपको एक छोटा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर कोई ये सोच रहा होगा कि आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो वो क्या निफ्टी 50 को बाय करेगा या फिर बैंक निफ्टी के अंदर बाय करेगा। देखिए, अगर कोई ट्रेडर समझदार है वो तो स्पेशली निफ्टी 50 में जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जा चुका है। तो जो इंडेक्स अभी ऊपर गया तो हो सकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो समझदार होते हैं वो तो पैसा बना मार्केट के अंदर बनाते हैं ना, लेकिन जिसका पैसा जाने वाला है वो क्या सोच रहा होगा मार्केट के अंदर, वो आपको समझना होगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो ऐसा ट्रेडर है नहीं जो पैसा मार्केट के अंदर बना रहा है, तो वो क्या करेगा कि निफ्टी 50 अगर ऊपर जा चुका है और बैंक निफ्टी अगर पीछे रह चुका है, तो यहाँ पे तो प्रीमियम मुझे महंगे मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर मुझे प्रीमियम महंगे मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले लेता हूँ। तो वो निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, कॉल साइड की पोजीशन बना लेगा। तो अब आपको मान लेते हैं एसएल हंटिंग करना है, और स्पेशली अगर कॉल साइड को आपको टारगेट करना है तो किसके अंदर टारगेट करोगे, निफ्टी के अंदर टारगेट करोगे या फिर बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट करोगे। आप बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे बैठा है कॉल वाला। और पता है आपको कैसे लगेगा, जब दोनों इंडेक्स आपने साथ में देखी। अगर आप एक इंडेक्स साथ में देखते तो बात यहाँ पे नहीं बनती, आप उनकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हो सकता है आपको लगे कि सर यहाँ पे तो पुट वाले होने चाहिए, ठीक है, हो सकता है आपको ये लगे, लेकिन यहाँ पे कॉल या पुट की बात नहीं हो रही। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूट वैल्यू। अगर आप यहाँ पे रूट वैल्यू जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आ गया, फिर आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल क्या देखना है, मार्केट के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब आप चार्ट को देखोगे तो कैसे देखोगे, उस रूट वैल्यू के ऊपर आप जितना काम करोगे, मे भी आप हो सकते हो मेरे से भी आगे निकल जाओ। तो जितना कोशिश करो आप रूट वैल्यू की समझने की कोशिश करो। अगर आपका ये ध्यान रखा है कि यहाँ पे कॉल की बात की या फिर मैंने पुट की बात की, तो जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो
नहीं मिलेगा आपको। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, आप ये समझने की कोशिश करो आप अपने प्रोस्पेक्टिव से कि दूसरे लोग जब ऐसा देखे होंगे चार्ट को कि निफ्टी 50 ऊपर जा चुका है और यहाँ पे आ चुका है, तब दूसरे लोगों ने क्या किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ पे भी दूसरे लोग आपको बताने वाले कि मैं क्या करके बैठा हूँ, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, वहाँ पे दूसरे लोग नहीं बताएंगे। दूसरे लोग क्या करें उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लॉजिक बन रहा है, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव बन रहा है, आपका क्या नजरिया बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हमने अभी ये तो देख लिया कि निफ्टी 50 ने मोमेंटम ज्यादा किया है, तो हो सकता है यहाँ पे कॉल वाले आ गए होंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पुट वालों ने क्या किया होगा। आप देखिए, पुट वाले भी तो जरूरी होते हैं ना, उन्होंने क्या किया होगा। तो अब अगर आप देखोगे कि निफ्टी 50 ने इतना तेजी से अपसाइड का मोमेंटम किया है और यहाँ पर अगर कोई सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे किसी ने सेल कर रखा हुआ, यहाँ पे किसी ने सेल कर रखा हुआ, तो इस प्रकार के मोमेंटम में मे बी वो नहीं निकला होगा, उसने अपनी पोजीशन कट नहीं किया होगा। लेकिन जब ये मोमेंटम आया होगा और साथ में उसे नजर आ रहा है कि निफ्टी 50 काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, तब वो यहाँ पे क्या हो चुका होगा, निकल चुका होगा। क्योंकि देखिए, जब एक इंडेक्स ज्यादा बढ़ता ना तो डर पैदा कर देता है। तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे सेलर के क्या हो चुके हैं, एसएल वगैरह क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पे कॉल वाले बैठे हैं। तो अब आपका जो प्रेडिक्शन बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि निफ्टी 50 ने ज्यादा मोमेंटम किया है, अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया है, इस वजह से क्या हो चुके हैं, यहाँ पे हो सकते हैं कॉल वाले बैठे हैं और आसपास के जो सेलर है वैसे तो मे भी ना निकलते, लेकिन क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 में ज्यादा मोमेंटम हो गया तो आसपास के सेलर भी यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आपको डिटेल पे जाना है। ठीक है, डिटेल कैसे जाओगे, रूट वैल्यू को समझ लो। रूट वैल्यू जितना आपको समझ में आएगा उतना ही आपको बेस्ट कर पाओगे। आपको एक साइकोलॉजी समझना है कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे एसएल जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे। वो मेरे अकॉर्डिंग सही हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग भी सही हो सकता है, लेकिन हमें समझना कैसे मार्केट को, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये सही है, अब ये आगे की बात होगी, अभी हमने जो चार्ट देखा उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही बैठ रहा है, लेकिन अगर ये सही है और अगर ऑपरेटर इसके तरीके से काम करने वाला है तो ऑपरेटर आगे का काम कैसे करेगा वो भी हम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहां पर अगर सेलर मार्केट में खत्म कर चुका है और यहां पर अगर कॉल वाले आ चुके हैं, तो मार्केट का अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप होना चाहिए मार्केट के अंदर गैप डाउन या फिर फ्लैट या फिर गैप डाउन। ये मार्केट क्या होगा, हमारी जो ये बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन की तरफ ले जाएगा। अभी हम देखिए कन्फर्म नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है, लेकिन ये थोड़ी कन्फर्म मिल जाएगी जैसे हमें ओपनिंग फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है कि हम मार्केट में सेलर के एसएल नहीं है, यहाँ पे कॉल वाले बैठे होंगे तो मार्केट ने हल्का फुल्का गैप डाउन दिया है। अब अगर इनको टारगेट करने की कोशिश करें तो मार्केट नीचे जा सकता है, तो वो एक हमारा प्रेडिक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ऑपरेटर को पता लग गया कि इतना मोमेंटम आने के बावजूद भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और उन सभी का एसएल मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर पड़ा है, क्योंकि अभी तो हम ये सोच रहे हैं ना कि निफ्टी 50 ऊपर गया है और इसने छोटा मोमेंटम किया तब भी सेलर निकल गए होंगे, लेकिन ऑपरेटर को पता चल लग जाता है। वो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है उस बात के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑपरेटर को ये बात पता लग गई कि इतना मोमेंटम आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर के एसएल नहीं निकले, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे सीधा आपको गैप अप देखने को मिलेगा। उस बात में आपको समझ लेना है कि जो हम सोच रहे थे वो साइकोलॉजी अभी नहीं बनाई जा सकती, अभी मार्केट में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, कोई ब्रेकआउट के बाद कोई साइकोलॉजी बनाएंगे, कोई मोमेंटम कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी बनाएंगे, वो बाद की बात रहेगी। लेकिन अभी आपको चार्ट में क्या समझना है कि अगर हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि निफ्टी ने ज़्यादा मोमेंटम किया है तो यहाँ पे कॉल वाले आगे होंगे, यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर निकल चुके हैं, क्योंकि निफ्टी ने मोमेंटम किया तो छोटे मोमेंटम में उनको डर लगा हो तो सेलर के एसएल खत्म हो चुके हैं, तो फ्लैट टू गैप डाउन हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम साइकोलॉजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ। मान लेते ऐसी सिचुएशन होती कि निफ्टी ज़्यादा गिर जाता, अब तो ये ऊपर जा चुका है, लेकिन मान लेते एक ऐसी अज्यूम कर लेते कि निफ्टी 50 में ऐसा कोई चार्ट बना होता, अभी तो ये में क्या नजर आ रहा है, ऊपर का मोमेंटम नजर आ रहा है, मान लेते ये इतना नीचे गिर जाता, तो उस कंडीशन में मार्केट में क्या साइकोलॉजी बनता। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आता कि निफ्टी 50 में ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पे मार्केट ऊपर आ चुका है, तो ऐसे में यहाँ पे जो सेलर होते हैं ना वो अपनी पोजीशन कट नहीं करते, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता, अज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी 50 नीचे है, तो अगर निफ्टी 50 नीचे है तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं ना अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे पुट वाले आते, यहाँ पे पुट वाले बाय आते नहीं और यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो निकलते नहीं। ऐसे में अगर हमें गैप अप मिलता, मार्केट सीधा ऊपर चला जाता। हम इस प्रकार का मार्केट के अंदर अज्यूम करके चलते, लेकिन
उसमें भी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता अपना काम नहीं बनता, हमें गैप भी चाहिए होता उस कंडीशन में। तो इस प्रकार आपको मार्केट के अंदर एक क्या होना, एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना एक सेटअप बनाना होगा। इसी प्रकार से मैं मार्केट के अंदर अपना कोई सेटअप बनाता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या नजरिया बन रहा है, किसके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रहा है। तो ये आपको लगता है ना कि सर हमें कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए, कौन सा इंडेक्स नहीं देखना चाहिए, तो इसी प्रकार आपको चीज़ों को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आपको हेल्प होगी एज कम्पेयर टू अगर हम सीधा मार्केट में देखने की कोशिश करें, में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें वो करना है जो दूसरे लोग कर रहे हैं और दूसरे लोगों को किस प्रकार हम एसएल हिट कर सकते हैं, हमें केवल वही देखना है। अब यहाँ पे भी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, बात वही सिंपल थी। मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, एक रिजेक्शन आया है, ठीक है, रिजेक्शन आया, उसके बाद ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, मार्केट इनके सेलर वगैरह के एसएल खत्म कर चुका है। तो मार्केट के अंदर हमें गैप मिले, गैप डाउन मिले, हम सेलिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, फ्लैट वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसमें प्लान नहीं बनाया जा सकता। तो इसी प्रकार का साइकोलॉजी बनाया जाता है, क्योंकि हमने निफ्टी 50 को चार्ट को भी देखा था कि वो भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाकर मार्केट के अंदर क्लोज हुआ है, कहीं ना कहीं क्या करा है, अपने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड करा है। तो यहाँ पर भी बायर ही मार्केट के अंदर बैठे हैं। निफ्टी 50 के अंदर भी नजर आ रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर जाकर क्लोज किया है, तो यहाँ पर बायर बैठे हैं। तो अगर बायर बैठे हैं तो मार्केट में गैप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, हम सेलिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। तो इस प्रकार दूसरे की साइकोलॉजी को समझकर हम वहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मैं सही होने वाला हूँ या फिर आप हमेशा गलत होने वाले हो। आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ, लेकिन आपका ध्यान हमेशा रूट वैल्यू पर होना चाहिए। जितना रूट वैल्यू के ऊपर काम करोगे उससे ज़्यादा आपको अलग काम करने की आवश्यकता नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जिस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, 52,500 एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया है, ऊपर जाने के विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर आए होंगे, यहाँ पर भी बायर बैठे होंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं सेलर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं होता, तो मैंने आपके साथ एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था कि सीधा हम सेलिंग का प्लान बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे चार्ट में। लेकिन क्योंकि ड्यू टू ऑल टाइम हाई के आसपास एक ऐसा साइकोलॉजी बनता है कि जहाँ पे दूसरे लोग ऐसा सोचते रहे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो जब तक ऐसा सोच रहे हैं मार्केट बढ़ता जा सकता है, बढ़ता जा सकता है। तो हमने यही देखा था कि बायर यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग एसएल हंटिंग यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। तो इस कंडीशन में हमने केवल एक ही डिस्कस किया था कि अगर गैप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम बाइंग वगैरह करने की ट्राई करेंगे। हाँ, अगर हमें थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाए या फिर ज़्यादा गैप डाउन मिल जाए, हम सीधा बायर को टारगेट कर लेंगे। तो ये डर भी रहता है कि मार्केट के अंदर कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें पता होता है कि एसएल कहाँ पे पड़े होते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर दूसरे लोगों का साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे हम काम नहीं कर पाते। क्योंकि हमने एक दिन पहले क्या किया था, यहाँ पे हमने यही समझा था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं 52,000 का एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तब हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, पुट बाय कर लिया था। हमें लगा कि यहाँ पे एसएल ही नहीं है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, गिरना भी चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि मार्केट का एक आउटलुक होता है, वो 2 दिन की एसएल हंटिंग करना चाहता है, 3 दिन की एसएल हंटिंग करना चाहता है, या फिर बड़े लेवल की एसएल हंटिंग करना चाहता है। जैसे क्या होता है, मैंने एक बार सेशन बनाया भी था शायद, कि कोई ऐसे स्टॉक होते हैं ना, आपको पैसा दे ही रहे हैं, आप 200 रुपये में बाय करे, ऊपर जा रहा है, 300 रुपये में बाय करे, अपर सर्किट लग रहा है, 400 रुपये के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है। वो कब तक ऐसा करता रहेगा, जब तक ज़्यादातर पब्लिक उसमें अपना पैसा ना लगा देगी, तो वो ऐसा करता जाए। तो अब अगर आप यहाँ पे बैठ कर देख रहे हो कि सर मुझे तो एसएल नीचे मिलने चाहिए थे, ये ऊपर कैसे चला गया, तो क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी डिफरेंट काम कर रहा है ना। वो दूसरे लोगों की तरफ आप देखो, दूसरे लोग वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, जब तक वो अपना पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगाएंगे, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जिस दिन वहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, अच्छे से पब्लिक का पैसा लग गया, उसके अगले दिन देखिए ऑपरेटर आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। तो कभी कभी हमें उस तरफ जाना पड़ता है जिस तरह हमें कोई भी नजर नहीं आता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पुट का ट्राई किया कि मार्केट के अंदर चलो पुट का ट्राई करते हैं। मार्केट हमें लॉस दिया, अगले दिन हमें पता लग गया कि मार्केट हमें लॉस देने की कोशिश करा है, तो हमने प्लान बना लिया कि फ्लैट टू गैप में बाइंग का प्लान बना लेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो बायर को टारगेट कर लेंगे, भले यहाँ पे एसएल पड़े हो ना पड़े हो, लेकिन हमें यह समझना होता है कि साइकोलॉजिकल मार्केट में एसएल कहाँ पे हिट हो सकते हैं, वो हमें देखना होता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो मार्केट में एसएल हंटिंग होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लगेगा, सबसे ज्यादा उसमें रूट वैल्यू को समझना पड़ेगा कि मार्केट वहां पे काम कैसे करा होता है। कैसे समझोगे रूट वैल्यू को? एक तो देखिए डिटेल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो कि मार्केट कब कैसे कर रहा है। एक एक बात को याद रखने से बजाय मुझे लगता है लिख कर याद रखा करो, ये आपको हमेशा काम करता है। बच्चे को हम बोलते हैं कि लिख लिया करो, उसके बाद आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो उसी तरह आपको भी मार्केट में एक बच्चा बनना पड़ेगा, ठीक है। एज ए टीचर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जितना याद रख सकते हो मार्केट में कहाँ पे कैसे काम करें, उतना ही आपकी जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा सही हो पाएगी, उतना ही आप रूट वैल्यू के ऊपर सही से काम कर पाओगे। रूट वैल्यू एक ही बात के ऊपर डिनोट करती है कि मार्केट के अंदर हमेशा ये फाइंड आउट करो कि एसएल हंटिंग मार्केट के अंदर कैसे होने वाला है। वो साइकोलॉजिकल एसएल हंटिंग होगा या फिर चार्ट के अंदर जो एसएल पड़े उसके अकॉर्डिंग एसएल हंटिंग
हंटिंग होगा। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग होगा और आपने चार्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रेडिक्शन बना रखा है, लगभग आपका सही जाएगा। और लगभग चार्ट के अकॉर्डिंग एसएल हंटिंग करने का आपको मौका मिल जाता है। देखिए कभी कभार अपना गलत होता है, जैसे यहाँ पे गलत हो गया तो मार्केट के अंदर जब हमें पता लगा कि मार्केट में यहाँ पे चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ पे ट्रेड भी नहीं किया, यहाँ पे भी हमने देखा कि चार्ट वगैरह रिपीट नहीं होगा, अगर नीचे आता तो ज़्यादा नीचे आ जाए, तो हमने यहाँ पे कॉल का पोजीशन बना रखा था, छोटा लॉस हमने बुकिंग किया पुट में मार्केट के अंदर, प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना के निकल गए। तो हमें ये देखना होता है चार्ट के अंदर एसएल हंटिंग नॉर्मली काम करता रहता है। लगभग आप कह सकते हो 70% से ऊपर आपको चांस मिलेंगे जो चार्ट के अंदर एसएल है उनको हिट करने के। लेकिन 30% ऐसी जगह पे मार्केट हो जाता है, जैसे कोई रजिस्टेंस लेवल ले गया मार्केट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी लेवल जैसे 53,500 का लेवल है, यहाँ पे बार बार मार्केट होल्ड करा है, तो मार्केट में जो एसएल हंटिंग मान लेते हैं यहाँ पे बायर पड़े हैं, नीचे बायर हैं, लेकिन आपको एसएल हंटिंग इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, इस लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी मैटर करेगा। चार्ट में आपको नीचे बायर के एसएल पड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर आपको नजर आएगा कि साइकोलॉजिकल देखा जाए तो 53,500 के आसपास बहुत लोगों ने सेल कर रखा है। तो अगर बहुत लोगों ने सेल कर रखा है तो मार्केट में आपको बाय करना पड़ेगा, भले नीचे वहाँ पे बायर पड़े हों, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रिजेक्शन वगैरह दे रहा है तो इन सेलर को टारगेट करना होगा। तो इस प्रकार आपको एक रूट वैल्यू समझना होगा कि मार्केट के अंदर जहां पे साइकोलॉजिकल एसएल हिट हो रहे हैं वहां पे हो सकता है चार्ट के एसएल काम ना करे। जहां पे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर, जैसे मान लेते हैं कोई अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद बायर आ चुके हैं, सीधा आप बायर को टारगेट कर दो। ठीक है, सीधा बायर को टारगेट कर दो, आपका पैसा मार्केट के अंदर बनेगा ही बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन ओवरऑल वो एंट्री में सुधार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मिलेगी नहीं। जैसे जैसे आप काम करो उसमें सुधार आ जाएगा और सीधा आपको बायर को टारगेट करना है। लेकिन यही ऐसा मार्केट है कि राउंड नंबर को भी क्रॉस कर चुका है, सपोर्ट वगैरह ले चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास मोमेंटम करा है, तब मार्केट गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ कैसे कर सकता है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, मार्केट धीरे 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 बढ़ता जाए, तो वहाँ पे आपको ये समझना होगा यहाँ पे ट्रेड अपना गलत हो सकता है। तो उसमें आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है, पैसा बनाना ही होता है ना, तो थोड़ी देखिए मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन आपको अपनी तरफ से समझना होगा कि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना ही होता है तो आपने यहाँ पे छोटा ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हल्का ट्रेड ले लिया, ठीक है, T1 ट्रेड ले लिया, आपका थोड़ा बहुत एंट्री गलत जा रहा है, नॉर्मली चला ही जाता है, तो T2 ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे छोटी क्वांटिटी, फिर दूसरी क्वांटिटी, यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी, फिर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला गया, पैसा बन गया। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हो जहाँ पे लगे कि मार्केट प्रॉब्लम कर सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास मोमेंटम कराए, चार्ट के एसएल से ज़्यादा साइकोलॉजी एसएल हंटिंग मार्केट करेगा, तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का काम कर लेना चाहिए। वहाँ पे भी आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है मार्केट को डिटेलिंग करते कैसे हो। जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे उतना ही आप मार्केट के अंदर बेस्ट कर पाओगे। मेरा एक ही फोकस होता है कि आपको मैं ये समझा पाऊँ कि एसएल हंटिंग करने के लिए रूट वैल्यू क्या लगेगी, ठीक है, रूट वैल्यू क्या लगेगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एसएल हंटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किस तरफ ध्यान देना है, किस प्रकार चार्ट को देखना है। जब आप लॉजिकली मार्केट के अंदर सही होते हो तब आपका ट्रेड सही जाता ही जाता है, उसमें कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता कि मार्केट गलत करे। तो आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि आपको चार्ट दोनों देखने चाहिए या फिर नहीं देखने चाहिए। बिल्कुल देखने चाहिए, क्योंकि जब तक दूसरे लोग ऐसा करें तब तक आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आपने समझा कि मार्केट के अंदर हमें कैसे समझना चाहिए कि दूसरे लोग कैसे उस चार्ट को देख रहे होंगे कि अपसाइड का मोमेंटम आया तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये नीचे चला जाता तो क्या हो जाता। इस प्रकार की बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। बाकी आपके जो भी बातें हैं मुझे बताते रहिए, मैं आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी आपका ही क्वेश्चन था शायद, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेशन बनाया था। धन्यवाद।